Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में रोज नए केसों की संख्या जो आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। एक तरफ देश में वैक्सीनेशन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में कर्फ्यू और कुछ दिनों के लॉकडाउन जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिन मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है या मामूली या साधारण लक्षण हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रहते हुए इलाज की सलाह दी जा रही है। आज भी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज होम क्वारंटीन या आइसोलेशन में हैं। कोविड-19 के संक्रमण का शिकार होने पर होम क्वारंटीन संबंधी किन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, इस बारे में हम सबको हर बात जान लेना काफी जरूरी है। किन स्थितियों में कोविड-19 संक्रमित के लिए होम आइसोलेशन की या होम क्वारंटीन की मंजूरी दी जाती है, इस दौरान कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, किन स्थितियों में आप किस तरह मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं, आज इन तमाम पहलुओं पर हम देश देशांतर में चर्चा करेंगे। और देश देशांतर में मेरे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर सुनील अग्गर, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड कम्युनिटी मेडिसिन एमएमसी। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर पुनीत मिश्रा, प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुनील अग्गर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मोटे तौर पर समझना चाहूंगी कि होम क्वारंटीन क्या, क्यों ये जरूरी है और इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? होम क्वारंटाइन उसको कहते हैं कि जबकि किसी का भी हम सेपरेशन करते हैं इक्वलेंट टू किसके बराबर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, यानी कि उसमें उस दौरान में मरीज में लक्षण आते हैं, यानी कि नॉर्मल लक्षण को आने में कितना समय लगेगा। वो किसी के वो जो है एक इंडिविजुअल किसी के संपर्क में आए जो कि इन्फेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्ट संपर्क था चाहे वो इनडायरेक्ट था, तो बेसिकली हम उस संपर्क की बात करते हैं और 2 हफ्ते का पीरियड हम मांगते हैं जिसको कि हम क्वारंटाइन कहते हैं। और क्वारंटाइन और आइसोलेशन में ये फर्क है, आइसोलेशन में वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो हम उसको होम आइसोलेशन या तब कहते हैं। होम क्वारंटाइन का मतलब है सेपरेशन ऑफ अ पर्सन इक्वलेंट टू इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है उस पीरियड में अगर उसको कोविड-19 के अगर कोई लक्षण आने हैं तो 2 हफ्ते के अंतर्गत में वो आ जाएंगे करके, तो इसीलिए हम उसको आइसोलेट या उसको क्वारंटाइन करके रखते हैं। जैसे कि कोई ट्रैवलर है, वो किसी के संपर्क में आया और उसको हमें अलग करना है कि हमें ये नहीं पता कि इन्फेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम लगभग 2 हफ्ते तक करते हैं। या कोई हमारा कुलीग है ऑफिस में या कोई घर में कोई फैमिली मेंबर है जो कि पॉजिटिव हो गया, तो हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा जिसको भी जो उसके संपर्क में आए, तो हम 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करते हैं। आइसोलेशन का मतलब ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, परंतु क्वारंटीन का मतलब अभी वो इन्फेक्टेड नहीं है, परंतु 2 हफ्ते हम उसको वॉच करेंगे। ठीक है। और डॉक्टर मिश्रा, इसमें आप क्या जोड़ेंगे? डॉक्टर गर्ग ने हमें बताया कि आइसोलेशन और क्वारंटीन दोनों में क्या अंतर है। आइसोलेशन उनके लिए जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और क्वारंटीन उनके लिए किसी इन्फेक्टेड के वो अगर संपर्क में आए हैं तो एक तरह से खुद को वो अलग रखे हैं। 2 हफ्ते का समय जिस तरह से उन्होंने बताया, इसके अलावा और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम आइसोलेशन और क्वारंटीन हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतना काफी जरूरी है? देखिए, डॉक्टर गर्ग ने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन में हम किसको रखते हैं और आइसोलेशन ये है कि अगर आपके पास आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई आदमी कोविड पॉजिटिव आ जाता है, भले ही उसको कोई सिम्टम है या नहीं है, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम एक अलग कमरे में रख रहे हैं, अलग जगह रख रहे हैं, वो आइसोलेशन हुआ। अब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है या ऐसी संभावना है कि उसको कोविड की बीमारी हो सकती है लेकिन अभी नहीं है, तो उसको जो एक्सपोजर जिसको हुआ है उस व्यक्ति को अगर हम कहते हैं कि जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, नॉर्मल जो भी है, उस तब तक के लिए अगर हमें आपको अलग रखेंगे और देखेंगे आप में सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टेस्टिंग करानी है, जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से। तो जो मेन चीज है कि क्वारंटाइन वाले लोग अभी हेल्दी हैं, उनमें कोई सिम्टम या बीमारी नहीं आई है, लेकिन हम उनको उतना वक्त देना चाहते हैं क्योंकि जैसे आज अगर मैं किसी से एक्सपोज हो जाऊंगा तो मुझे आज कोविड की बीमारी नहीं हो जाएगी, मुझे 2 दिन भी लग सकते हैं और मुझे 7 दिन भी लग सकते हैं। तो यूजली हम 14 दिन इसलिए बताते हैं
कि जो यूजुअल टाइम है वो 2 से 7 दिन का है, लेकिन ये 14 दिन तक हो सकता है। तो इसलिए हमने बोला कि 14 दिन तक आप क्वारंटाइन कीजिए, सो दैट कि अगर वो पॉजिटिव होता है तो बाकी लोगों को बीमारी ना फैला सके। तो ये तो क्वारंटाइन वाले की बात हो गई। अब जो लोग आइसोलेटेड हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है, बहुत अच्छी बात है अगर कोविड पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन उनको एक तो दूसरों से अपनों को अलग रखना है। उनका जो टॉयलेट है वो अलग होना चाहिए, उनका कमरा अलग होना चाहिए अगर आप घर के अंदर आइसोलेशन में है तो। दूसरी बात ये है कि आपको अपने सिम्टम्स के ऊपर नजर रखनी है कि कोई ऐसा तो नहीं कि आप पॉजिटिव हैं, आगे आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगी है या बुखार हो गया है या आपको और दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो उसके ऊपर एक नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो इन आइसोलेशन में, जो होम आइसोलेशन में खास करके मरीज रखे हुए हैं, इनको अस्पताल की केयर की जरूरत पड़ती है। तो आइसोलेटेड मरीजों के लिए मेरा जो सलाह है वो यही कि आप अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आती है, बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, आपकी जनरल कंडीशन खराब होती है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन खराब होता है, तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि कोविड में कई बार आप बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन आपको हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक किस्म का हाइपोक्सिया होता है जिसको हम साइलेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कई लोगों को जब हाइपोक्सिया होता है तो सिम्टम्स आने लगते हैं, मालूम चलता सांस फूल रही है या सांस नहीं ले पा रहे हैं, कठिनाई है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है और उनको सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो वो स्थिति खतरनाक है, क्योंकि मालूम नहीं चलता तो आदमी मर भी सकता है उसमें। तभी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन ध्यान से देखिए। अगर आपका सैचुरेशन 92 से नीचे जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो तुरंत ही आपको अस्पताल से संपर्क करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो आइसोलेटेड लोग हैं उनको अपना खान पान का ध्यान रखना, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। साथ ही साथ अगर उनको बुखार है सामान्य तरह से तो उनको पीसीएम की गोली खानी है, पैरास्टामोल जिसको बोलते हैं। फिर उनको अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी है या विटामिन सी की गोली लेनी है। साथ में जिंक की गोली भी उनको प्रिस्क्राइब की जाती है कि जो विटामिन सी है और जिंक है ये बीमारी से ठीक होने में जल्दी राहत देते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों का जहाँ से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वाले लोग हैं या जो लोग दिल्ली सरकार के लोग हैं, उनको या तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी है, उनको हेल्प देनी, तो उनके रिकॉर्ड में ये केसेस आ जाते हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन हो चाहे फैसिलिटी के आइसोलेशन में हो। तो ये चीजें हैं जो आइसोलेशन के समय एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, आपने खान पान को लेकर तमाम बातें बताई हैं। इस पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपसे बाद में और जानकारी लूंगी डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर गर्ग, कुछ और मोटी बातें मैं और क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आया है तो उसे क्वारंटीन रहना है, या फिर जो संक्रमित हो चुका है उसे आइसोलेशन में रहना है, यानी एक तरह से उन्हें अपने आप को अलग रखना है। जब मान लीजिए जो पूरे परिवार में लोग रहते हैं, परिवार में 5 सदस्य हैं या उससे ज्यादा सदस्य हैं, तो क्या ये एक बड़ी चुनौती है? क्या बातें हैं जो बाकी परिवार वालों को भी ध्यान में रखनी है? या मान लीजिए अगर क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के सामने ये समस्या है कि उस तरह से नहीं है कि आप एक कमरा अलग दे सकें या एक टॉयलेट अलग हो, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा बचाव किया जा सकता है? देखिए, ये आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि डॉक्टर अभी पुनीत ने भी बताया कि बेसिकली सिचुएशन वेरी करती है। आज की तारीख में हम कल के अगर आंकड़े देखें तो हम 3,15,000 थे और मैं देख रही थी 10 मार्च को करीबन हम लोग 10,939 लोग थे। तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग हमारे क्षेत्रों से आते हैं। कोई शहरी इलाकों से आते हैं, कोई ग्रामीण इलाकों से आते हैं, कोई छोटे कमरे वाले घरों से आते हैं, कोई बड़े कमरे वाले घरों से आते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक घर में हर एक के लिए एक अलग कमरा हो। डेफिनेटली है कि हम ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 1 से 2 कमरा, और बहुत कम लोग होंगे जो कि आजकल ये ज़रूर देखा गया थोड़ा सा चेंज कि ये बीमारी जो अभी लेटेस्ट आ रही है वो थोड़े काफ़ी वेल टू डू लोगों में आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो पहले फेज़ में था। तो ये जब हम कमरों की बात करते हैं, एक तो नंबर 1 ये है कि जितना भी बड़ा आपका कमरा है या घर है वो पूरा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, नंबर 1 उसका, यानी कि आसपास क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 ये है कि जो एक कोविड पॉजिटिव मरीज है यानी कि जो आइसोलेशन में है, उसके संपर्क में बहुत मिनिमम, यानी कि जो उसकी देखभाल कर रहा है केवल वही उनके संपर्क में आए। और जैसे कि डॉक्टर पुनीत ने बताया कि उस कमरे में अलग टॉयलेट होना चाहिए, परंतु अब मैंने ये भी काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया और
अब हम क्योंकि होम आइसोलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपको कोविड केयर सेंटर वगैरह में भी जगह मिल जाए, तो ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास में टॉयलेट भी अगर कोई और लोग शेयर कर रहे हैं तो बहुत प्रॉपरली उस टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करना, यानी कि जब वो टॉयलेट फ्लश हो रहा है तो और आपका वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसका आप फ्लैप ऊपर कर दीजिए, यानी कि उसको ढक दीजिए ताकि आपके जो एरोसॉल्स वगैरह हैं वो ना आए, और टॉयलेट में रेगुलरली डिसइंफेक्शन करते रहेंगे। और जो मरीज है इस दौरान हम ये मान के चलते हैं कि जो उस टाइम में घर में रह रहा है वो कंपैरेटिवली उसको कम लक्षण है, यानी कि वो हेल्दी है, तभी हेल्दी मतलब कहने का मतलब है तो डिजीज, परंतु उसको जरूरी नहीं कि उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका लो नहीं है, वो अपने आप को मैनेज कर पा रहा है, ठीक से खाना खा पा रहा है, परंतु वो कोविड पॉजिटिव है। उसको बाकी लक्षण हो सकते हैं जैसे कि बॉडी एक है, पेन है, उसको स्वेलिंग में थोड़ी डिफिकल्टी, और आजकल थोड़े अनयूजुअल सिम्टम्स भी आने लगे हैं जैसे कि हाई ग्रेड फीवर है, पेन इन एब्डोमेन है, लूज मोशंस हैं, ये सारे थोड़े हमारे डिफरेंट सिम्टम्स भी आजकल हो रहे हैं, जो कि पहले हम इतना नहीं देखते थे। पहले हम केवल 3 या 4 सिम्टम्स पे यानी कि लक्षण पे ध्यान देते थे, जिसमें कि फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक, तो हम कहते थे कि आप तुरंत अपनी जांच करवाइए, परंतु अब केवल अगर लूज मोशंस भी हैं तो भी हम कहते हैं कि आप अपनी जांच करवाइए, क्योंकि कोविड आजकल विभिन्न तरीकों से आ रहा है। तो ये अब जैसे कि मैंने बताया कि घर में जो है उसको एकदम जो आइसोलेशन में है उसको अपनी पूरी फैमिली से अलग कर लेना है, और हमने ये देखना है कि घर में जो है वो अलग कमरे में रहेगा। अगर 2 कमरे वो हैं, अगर एक ही कमरे में 5-6 तो ये संभव नहीं है, तो जरूरी है कि हम उसको कोविड केयर सेंटर या आसपास में कोई जगह है, रूम है, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों में मैं डॉक्टर पुनीत से भी कहना चाहूंगी कि इतने फोन्स आए जितने जिंदगी में नहीं आए होंगे कि कहाँ हम रहें, कहाँ जाएं, हम यहाँ से दूर नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी फैमिलीज जो है हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये बगल में नेबरहुड में कई लोगों ने इंतजाम किया अलग कमरे का, तो इस तरह से बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस अब आ गए हैं करके, तो उन्हीं चैलेंजेस के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। जी डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगी कि जब हम होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन की बात करें, क्योंकि आजकल लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रही है या फिर अगर कोई किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ रहा है तो वो पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस समय घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों में, और लोगों को शायद ये विश्वास उतना नहीं हो रहा है कि वो होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन रहकर भी अपनी देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इस समय क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं इस चीज़ को इस प्रकार से देखें कि अगर बीमारी हो भी गई है तो 90% से ज़्यादा लोग हैं जो ठीक होके घर आ जाएंगे। सिर्फ एक से लेकर 2% लोग हैं जिनमें मृत्यु होगी, और बाकी के कुछ लोग हैं जिनको शायद थोड़ी सीवियर या मॉडरेट डिजीज होगी और कुछ दिन के लिए उनको अस्पताल में रहना पड़ सकता है। बाकी जो करीब 90% के आसपास लोग हैं वो या तो घर में ठीक हो जाएंगे या माइनर केयर, बहुत विदाउट ऑक्सीजन वाली जो केयर है उसके साथ भी वो ठीक हो जाएंगे। तो आप इसको एक सकारात्मक रूप से देखिए कि हम सिर्फ ये तो देख रहे हैं कि 1 से 2% मौत हो रही है, हमारा दिमाग उस समय की फोकस है या सीवियर चीज़ों की फोकस है। जो चीज़ 90% लोगों के साथ होने वाली है हम उसके ऊपर फोकस करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो ये डेथ वारंट नहीं है। अगर कोविड हो गया तो आप ये समझिए जैसे और बीमारियां हैं उस प्रकार से एक बीमारी है, चूंकि नई आई हुई है और इसको नई बीमारी होने की वजह से इसका जो इलाज है या इसका जो टीका है उसमें कुछ समय लगा, और जिसकी वजह से लोगों में तरह तरह की चीजें आई हैं और बीमारी थोड़ी सी सीवियर हुई है कुछ लोगों में। तो ये अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, बहुत सारी बीमारियां आती है, वायरल फीवर हर साल होते हैं, बहुत सारे वायरल फीवर होते रहते हैं, ये भी एक तरीके से। तो क्या हमें उससे घबराने की जरूरत है? ठीक है, आता है, कुछ लोगों को सीवियर होता है, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक होकर चले जाते हैं। तो अगर वो इसको इस प्रकार से देखेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है और ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो उनको ज्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मीडिया को मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मीडिया चैनल सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा मीडिया को ये चीज भी दिखानी चाहिए ताकि जनता को मालूम चले कि कितने सारे लोग ठीक होके घर जा रहे हैं, कितने सारे लोगों को दवाई भी मिल रही है। ये न्यूज आएगी कि इस अस्पताल में सिलेंडर खत्म होने वाला है, लेकिन आप ये बताइए मेजोरिटी ऑफ अस्पताल में सबको सब दवाइयाँ मिल रही हैं, सब चीजें सुविधाएं मिल रही हैं। तो उस प्रकार से अगर हम दिखाएंगे तो शायद पैनिक जो है वो थोड़ा सा लोगों को कम हो पाएगा, लोगों का सोच का नजरिया बदलना पड़ेगा।
कि आपको 90% से ज़्यादा आसार है कि आप बिल्कुल ठीक होकर बहुत जल्दी घर आने वाले हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी समझाई जाएगी तो मैं तो उसे चुनूंगा जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिस चीज़ की। तो ये चीज़ है। बाकी सकारात्मक खबरें देखिए, सकारात्मक जीवन सोच रखिए, और उसके साथ ही आप इससे पैनिक से छुटकारा जो है पा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। कहीं न कहीं डॉक्टर गर्ग, लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठता है, या कहीं आशंका ये है कि पहली लहर और ये जो अब दूसरी लहर है, इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है। लोग ये मान रहे हैं कि जो दूसरी लहर है वो संक्रामक ज़्यादा है और इसलिए घातक भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हो सकता है होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन में रहकर जैसे अभी उन्होंने कहा सकारात्मक रहिए, डॉक्टर मिश्रा ने अभी हमें बताया, वो सकारात्मकता लोगों के मन में नहीं आ रही है दूसरी लहर को लेकर। तो आप थोड़ा-सा हमें बताइए, पहली लहर दूसरी लहर से किस तरह अलग है और किस तरह से क्वारंटीन और आइसोलेशन घर पर ही बहुत सामान्य तरीके से अपनी देखभाल करके, अपने लक्षणों पर ध्यान रखकर ठीक हुआ जा सकता है? इतनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं तो लोगों के मन में उतना ही डर भी आ रहा है कि इतने लोग हो गए, पता नहीं क्या हो जाएगा करके। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम ये जानकारी जरूर दें कि इस टाइम में डिजीज अधिक मात्रा में तो जरूर है, परंतु ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा अगर आप अपनी देखभाल करेंगे, आप प्रिकॉशंस बरतेंगे, यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, घर में रहते हुए भी आप मास्क पहनेंगे, आप सैनिटाइजेशन करेंगे, और आप बेसिकली जो आपको अगर जो भी केयर या ट्रीटमेंट लेना है उसको आप लेंगे। जैसे कि इसमें मैं ये भी कहूँगी, ट्रीटमेंट का तो बहुत ज़्यादा रोल है नहीं अगर आप होम की बात करते हैं, एक्सेप्ट मल्टीविटामिन, जिंक वगैरह जो कि कहते हैं, परंतु मैं एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सन ये कहती हूँ कि आप बैलेंस डाइट लें, आप डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप हैं उसका सेवन कीजिए। साथ ही साथ अपने माइंड को थोड़ा सा आप बिल्कुल ऐसे रखिए कि जैसे बोलते हैं आपकी खुशी की स्टेट हो माइंड में। ऑफ कोर्स इतने सारे आप इलनेसेस आसपास देख रहे हैं तो खुशी की लहर एकदम से नहीं फैल जाती चारों तरफ, कहीं ना कहीं मन में सोच रहता है कि मैं ठीक रहूं या मेरा परिवार, और सबसे पहले इंसान अपने विषय में और अपने परिवार के विषय में सोचता है। एक कोई भी आप चैनल ऑन करेंगे तो बीच में जरूर कुछ चीज हट के आनी चाहिए कोविड से, चाहे वो जैसे पहले हमने शुरू किया था कि उसमें हमने कुछ सीरियल्स लाए, पॉजिटिविटी लाए, तो ताकि इस इंसान का दिन भी अच्छे से कटे, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। साथ साथ हम ये भी कहें कि अगर वो सुबह सुबह वॉक पे भी जाना चाहते हैं तो मास्क पहन के जाएं। ये नहीं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आप खत्म कर लें, जिंदगी तो वैसे ही चलेगी करके, परंतु जितना कम से कम आपका बाहर जाना हो, यानी कि आवश्यक चीजों से। पहले तो हम सोचते थे कि थोड़ी मटर गश्ती कर ले, बाहर थोड़ी गप्या लें, थोड़ा सा बातें कराएं करके, तो परंतु अब ये तो ज्यादा नहीं हो सकता। परंतु आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, यानी कि आप पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, उसके बाद में आके अपना नाश्ता करते हैं, उसके बाद में आपका जो भी आपकी दिनचर्या है उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से बिताएं। और मुझे ये भी है कि घर में जो एल्डरलीज हैं इस समय काफी उनका बहुत योगदान रहता है, तो उनको निग्लेक्ट ना करें। तो हम पॉजिटिव चीजें बहुत सारे अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सीख सकते हैं, ताकि वो हम लोग एक तो उससे माइंड भी डाइवर्ट होता है और अपनी संस्कृति के बारे में भी जानने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि पूरी तरीके से एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और परंतु जो अगर आपने आज का टाइम ये भी है, मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि होम बेस्ड केयर पे भी हैं, क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, होम बेस्ड केयर काफी ज्यादा मात्रा में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वो प्रोफेशनल होम बेस्ड केयर के साथ भी आए हैं। तो मैं ये भी कहूँगी कि होम बेस्ड केयर के साथ में ये भी है कि फिर कोई और भी आपके घर में आएगा करके, यानी कि वो मरीज की देखभाल करने के लिए, तो उनसे भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है करके। और ये हम ज़रूर उनको पूरी से पूरी सुविधा प्रदान करें ताकि वो आपके मरीज की अच्छे से देखभाल कर सके। अगर उसको, और कई अब तो ये भी फैसिलिटी होगी कि घर में होम बेस्ड केयर के अंतर्गत ऑक्सीजन और इवन वेंटिलेटर का भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये होम बेस्ड, क्योंकि अस्पताल में बेड्स बहुत लिमिटेड है, मिल नहीं रहे हैं, जहाँ भी फोन करो चाहे वो ऑक्सीजन रिलेटेड बेड है, वेंटिलेटर बेड है। तो ये बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड, बैलेंस डाइट, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, आपका एक नियमित दिनचर्या जो कि चल रही थी वो आप करते रहें करके, और जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो करते रहें। और जैसे हम डॉक्टर्स लोग हैं, हमें तो जाना ही पड़ता है करके, तो बेसिकली ये मान के चलें कि हमारा कर्तव्य हमें निभाना है तो करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल। और डॉक्टर मिश्रा, जब लक्षणों की आप बात कर रहे थे, तब आपने एक बात कही थी कि हो सकता है लक्षण ना दिखें लेकिन आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो। तो मैं थोड़ा और समझना चाहूँगी कि जो लोग होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में हैं, वो किन सिम्पटम्स पर ध्यान रखें? कब घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बुखार आना, सर्दी, खाँसी और बहुत सारे लक्षण हैं जो अब नए भी दिख रहे हैं, वो किनको आप सामान्य लक्षण मानेंगे और कौन से ऐसे लक्षण हैं जब डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसके सामान्य लक्षण क्या हैं। जैसे कि आपने अभी हुँ, चर्चा की, तो उसमें ये कि आदमी को बुखार आ सकता है, खांसी है, गले में दर्द है, मस्कुलर पेन है, वीकनेस है, ये सारी चीजें व्यक्ति में हो सकती हैं और ये शुरुआती सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य सिम्टम है, चाहे पेट दर्द हो या कई लोगों को पेट खराब होना, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सिम्टम्स भी आते हैं। लेकिन जब मैं आपसे साइलेंट हाइपोक्सिया की बात कर रहा था, पहले मैं उसे समझाऊंगा और उसके बाद मैं बाकी चीज में आऊंगा। होता क्या है कि कई सारी बीमारियों में हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की खून में सफिशिएंट मात्रा नहीं है। और हमें मालूम है शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन चाहिए, हर समय ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उससे मृत्यु हो जाती है। अभी क्या है इसमें, यूजली जब आपको हाइपोक्सिया होता है तो आपको सांस मालूम चलता है, सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत है, वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, सिम्टम्स आते हैं। तो मरीज अस्पताल पहुंच जाता है। इससे कई बार ब्रोंकियल एज्मा की केसेज हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, उसमें मरीज को जो लक्षण आते हैं वो अस्पताल चला जाता है और उसको हाइपोक्सिया ट्रीट हो जाता है। यहाँ क्या हुआ देखा गया है, कोरोना में लोगों का ऑक्सीजन का स्तर 90-80 भी आ गया, 70 तक भी आ गया, कई लोगों का 60 तक आ गया और उनको मालूम नहीं चलता है कि उनका ऑक्सीजन का कोई लेवल कमा रहा, क्योंकि उनको सिम्टम नहीं आए। और आदमी खड़े खड़े उसको लगता है मैं ठीक था, वहीं पे आदमी कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि अपना ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो आप चेक करते रहें। और कैसे चेक कर रहा है, बहुत एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो उंगली में लगा लेते हैं और हम उससे चेक करते हैं। दिल्ली सरकार भी उपलब्ध करा रही है जो बीमार लोग हैं उनको, और आप इसको अपने घर के जो मेडिकल स्टोर है उसके पास से ऑनलाइन में खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से सिम्टम सीवियर है। तो अगर आप अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपका अगर कम होता जा रहा है, देखिए यूजली हम 94 तक मानते हैं, उससे कम में हम कहते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, हमें मालूम है थोड़ा सा ऑक्सीजन है, तो अगर 92 से नीचे जाता है तो आपको जरूर अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का सैचुरेशन 96, 95, 94 की तरफ जा रहा है, तो उसको घर में पहले प्रोन लिटाइए, मतलब पेट के बल लिटाइए, क्योंकि उससे भी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। इसके बावजूद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो जरूर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर बात आती है कि इसके अलावा क्या हो सकता है। अगर आदमी को इतना तेज बुखार है, बेहोशी आने लगे, या फिर उसको अन्य कोई ऐसी तकलीफ है जो आपको लगता है कि या तो बोल नहीं पा रहा है या एकदम वीकनेस है, तो तुरंत ही, या सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, तो भी आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा। लेकिन हम डेंजर साइन कहते हैं, हमें लगता है कि चलो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। उसके अलावा जो चीज ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी आपको मेडिकेशन बताई गई है, जैसे कई बार डॉक्टर्स लोग बता रहे हैं कि आप विटामिन सी, जिंक और ये सारी चीज लेते रहिए। कई जगह आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, कई जगह एजिथ्रोमाइसिन भी दी जा रही है। ठीक है, तो वो दवाइयाँ आप रेगुलरली जैसे भी आपके चिकित्सक ने बताया है वो आप घर पे रहते समय लेते रहें, अपने सिम्टम्स के ऊपर ध्यान रखें और पैनिक नहीं हो। मैडम जैसे अभी डॉक्टर गर्ग बता रही थी, रेमडेसिविर की बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसे लोगों को सुनने में आया है कि रेमडेसिविर पता नहीं मिल जाएगी तो शायद बिल्कुल रामबाण है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटा सा एक वर्ग है जिसमें देने में शायद थोड़ा सा फायदा होता है, वो भी इस चीज में कि उनका जो हॉस्पिटल स्टे वो कम हो जाता है। तो ये एक दवाई भी है, जो भी आपको चिकित्सक ने दवाइयाँ बताई हैं उन दवाइयों का ध्यान ध्यान दें। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, आप रेमडेसिविर या प्लाज्मा के पीछे नहीं जाए, वो बहुत ही छोटे से वर्ग में उसका शायद फायदा है। कंफर्म अभी पूरा पक्का ये भी नहीं कि उसका कितना फायदा है। और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें, अपना हाइड्रेशन बना के रखें। हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो आपको जो तरल पदार्थ है वो ज्यादा लेने, चाहे वो शिकंजी हो, छाछ है, नारियल पानी है, फ्रूट जूस है, इस प्रकार की चीजें आपको लेनी है ताकि आपका हाइड्रेशन अच्छा रहे, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ठीक ठाक बने रहे। और साथ ही साथ पौष्टिक आहार लेते रहें, क्योंकि आपके बॉडी को कैलोरीज की भी जरूरत है, पोषण की जरूरत है। तो जो पौष्टिक आहार है वो आप लेते रहें। और अपने घर में, जैसे मैडम ने बताया था कि अगर आपके पास अलग से टॉयलेट नहीं है, अलग से, क्योंकि बहुत सारे केसेज आ रहे हैं नहीं जा सकते, तो जो मैक्सिमम प्रिकॉशन है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग से दूर रह सकते हैं, एक कोने में डाल दीजिए पूरा
एक साइड में कर दीजिए। बाथरूम अगर एक है तो अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति बाथरूम जा रहा तो उसके बाद अच्छी तरीके से जब वो फ्लश हो जाए, साफ हो जाए, उसके कुछ देर के बाद जाए, ताकि जो अगर एरोसॉल वहाँ पे उपस्थित है तो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं जाए। साथ ही साथ हर समय मास्क लगा के रखना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अगर इन सब के साथ रहेंगे तो आप दूसरों को ट्रांसमिशन का खतरा बहुत कम कर देंगे, ताकि अगर बीमार हैं, घर में हैं, तो बाकी लोगों को जितना बचा सकते हैं। और इस बार के संक्रमण में बात ये है कि बहुत ज्यादा जैसे मैडम ने बताया था कि पहले एक घर में अगर 10 लोगों में 3 से 4 इफेक्टेड हो रहे हैं तो अब तो 7 से 8 लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो ट्रांसमिशन ज्यादा है। तो आप अगर सारे प्रिकॉशन लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे, मास्क लगाएंगे, तो शायद हम उस संक्रमण की दर को थोड़ा कम कर पाएंगे। तो संक्रमण उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा और हमें कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। यानी कि संक्रमण जल्द से जल्द कम हो और हम फिर से सामान्य स्थितियों की ओर लौटे, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हम सब की होगी, हर एक व्यक्ति की होगी। और जिस तरह से आप दोनों ने ज़रूरी सलाह और सुझाव दिए हैं, उनका सब लोग ध्यान रखेंगे, उन पर गौर करेंगे और उनका पालन करेंगे और इससे फायदा उठाएंगे, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग आपका, डॉक्टर मिश्रा आपका, दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। समय यही हमारा पूरा हो गया है, तो उम्मीद है कि आज दी गई सलाह और सुझाव आपके काम आएंगी। इन बातों का जरूर ध्यान रखें और जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दें कि संक्रमण से ठीक होने के लिए मन की पॉजिटिव होने का बहुत बड़ा रोल रहता है। घर पर रहते हुए आप ज्यादा नेगेटिव खबरें ना सुने, बेहतर होगा अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में, वीडियोस देखें, पहेलियां सुलझाएं और अपने आप को व्यस्त रखें। अपने परिवार वालों से लगातार संपर्क में रहें। यानी यकीन मानिए कि जो मानसिक सकारात्मकता है, सकारात्मक सोच है, उसके साथ रिकवरी में बहुत हद तक आप सभी को फायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। Audio Jungle.